कर शुरू। नमस्कार मित्रों, आप मुझे सुन रहे होंगे। सभी को नमस्कार करते हुए मैं आज का कार्यक्रम शुरू करता हूं। सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यहाँ बोलने के लिए आमंत्रित किया। इसके लिए धन्यवाद तो हिंदी प्रेमी ग्रुप के डॉक्टर मुल्ला आदम अली जी को सबसे पहले, फिर आप मित्रों को, श्रोताओं को, दर्शकों को। मुझे आज आपके सामने इस समूह के माध्यम से आने में विशेष प्रसन्नता हो रही है। उसका एक कारण तो ये है कि समूह का नाम हिंदी प्रेमी है और मैं सदा से हिंदी प्रेमी रहा हूँ। दूसरा ये कि मुझे एक बाल साहित्यकार के रूप में यहाँ आमंत्रित किया गया है। हालांकि मैं व्यंग भी लिखता रहा हूँ, लघु कथाएँ भी लिखता रहा हूँ और बाल साहित्यकार तो हूँ ही, और बाल साहित्यकार के रूप में ही आने की मुझे दूसरी खुशी है। इन सब के लिए आपका और डॉक्टर मुल्ला आदम अली जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मेरी बात पर आता हूँ। मुझे डॉक्टर मुल्ला आदम अली जी ने कोई विषय विशेष नहीं दिया, सिर्फ ये कहा है कि आपको बाल साहित्य के लिए बोलना है और अपनी कहानियाँ सुनाना है। बड़ा अच्छा किया आपने जो मुझे कहानियों के लिए कहा, क्योंकि मैं बाल साहित्य में कहानियाँ ही लिखता हूँ। हालांकि कुछ नाटक लिखे हैं, कुछ जीवनी भी लिखी है, लेकिन विशेष रूप से कहानियाँ ही लिखी है। तो सबसे पहले तो क्यों न मैं अपनी ही कहानी आपको बता देता हूँ। जीवन के प्रारंभ में, या अर्थात बचपन में, जब बच्चों को खेलने के लिए खिलौने मिलते हैं, उस उम्र में मुझे खेलने के लिए खिलौने नहीं मिले, पुस्तकें मिली। जी हाँ, पुस्तकें। इसलिए कि मेरे दादा स्वयं अच्छे पाठक थे। उनके पास पुस्तकें होती थी, वे सब धार्मिक किस्म की होती थी। उसके बाद नंबर आया मेरे पिताश्री का। वे स्वतंत्रता सेनानी थे। आज़ादी की लड़ाई से संबंधित पुस्तकें और साहित्य की पुस्तकें उनके द्वारा मुझे मिली। और जैसा कि मैंने कहा, खेलने के लिए, अर्थात जब पढ़ना नहीं सीखा था तब मुझे खेलने के लिए पुस्तकें ही मिली और धीरे धीरे उन पुस्तकों से मोह होता गया। हालांकि वे पुस्तकें उर्दू में भी थी और हिंदी में भी, लेकिन मेरा झुकाव हिंदी की तरफ ही रहा। मैं उर्दू चाहते हुए भी नहीं सीख सका और हिंदी पढ़ने लगा, वो पुस्तकें देखने लगा, उनसे खेलने लगा। धीरे धीरे करते हुए सन 1971 आ गया और 1971 तक मैंने पता नहीं कितनी बाल पत्रिकाएं पढ़ ली थी। और हर बाल पत्रिका पढ़ने के बाद मुझे ऐसा महसूस होता कि ऐसी कहानी तो मैं भी लिख सकता था। अखबारों के, पत्रिकाओं के व्यंग्य कॉलम भी पढ़ता और पढ़ने के बाद सोचता ये तो मैं भी लिख सकता हूँ। ये सोचते सोचते एक दिन 1971 में एक दिन एक व्यंग्य और 2 बाल कथाएँ लिख दी। लिख क्या दी? टाइप कर दी। हाथ से पहले कागज़ पर नहीं लिखी, बल्कि सीधा टाइपराइटर पर ही मैंने टाइप किया। और वो दोनों कहानियाँ प्रसिद्ध पत्रिका चंपक को भेज दी और व्यंग उस टाइम शुरू हुई एक पत्रिका हिंदी शंकर्स वीकली को भेज दी। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 1-1.5 महीने के भीतर भीतर वे तीनों रचनाएं प्रकाशित हो गई। यानी व्यंग हिंदी शंकर्स वीकली में और बाल कहानियाँ चंपक में। और मज़े की बात ये कि चंपक के एक ही अंक में दोनों कहानियाँ आ गई। फूल कर कुप्पा हो गया, कहीं समा ही नहीं रहा था। और ये देखिए कि पहली 3 रचनाओं को पारिश्रमिक भी मिला,
ये बात दूसरी है कि व्यंग की रचना को केवल 10 रुपये मिले और बाल कहानियों को 25-25 रुपये, लेकिन मेरे लिए वो आज के हज़ारों रुपए से भी ज़्यादा थे, क्योंकि कई दिन तक वह नशा रहा और धीरे धीरे मैं टाइप करता रहा, बाल कथाएँ भी और व्यंग भी, और कुछ साल बाद लघु कथाएँ भी लिखने लगा। और मुझे खुशी है कि उस ज़माने की पत्रिकाएँ नंदन, पराग, धर्मयुग, सारिका, साप्ताहिक हिंदुस्तान, सब में मेरी रचनाएं प्रकाशित होती रही। और पहली मेरी पुस्तक छपी पुस्तक रूप में, यानी कि ये बाल कथा संग्रह 1987 में। और 1987 में छपी वो मैंने बाल पुस्तिका एक जगह पुरस्कार के लिए भी भेज दी। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मुझे पुरस्कार मिल भी गया। वह इलाहाबाद से शकुंतला सिरोठिया बाल साहित्य पुरस्कार। जब मैं पुरस्कार लेने वहाँ गया तो चयन समिति के एक सदस्य ने मुझे कहा कि आपकी हमने किताब देखी और सोचा इसको क्या इनाम मिलना है, क्या किताब है ये, छोटी सी किताब, और ये छपाई। हमने उसको एक बार अलग रख दिया। फिर हमने सोचा पुस्तक आई है तो इसको पढ़ लेते हैं। हम सदस्यों ने उसको पढ़ा और पढ़ने के बाद आपको पुरस्कार देने के लिए मजबूर हो गए। उनकी ये टिप्पणी मैंने गांठ बांध ली। मैंने सोच लिया कि भविष्य में कोई भी किताब अगर छपेगी, अंदर का मैटर तो जैसा होगा वो होगा, वो तो मैं लिखूँगा, लेकिन किताब का गेटअप, किताब की शक्ल सूरत आकर्षक ज़रूर होगी। और यही हुआ। 1997 के बाद 1998 में जा कर के ही मेरी पहली पुस्तक छपी। 1987 के बाद छपी तो मैंने उस पर उसका मेकअप करने में प्रकाशक को काफ़ी जोर दिया। उसके बाद में किसी भी पुस्तक के लिए किसी पाठक ने, किसी आलोचक ने या किसी पुरस्कार दाता ने ये नहीं कहा कि हमें वो आकर्षक नहीं लगी। सब ने एक ही बात कही कि आपकी पुस्तक इतनी आकर्षक थी कि हम उसे पढ़ने को मजबूर हो गए। चलो, इसलिए चलता रहा। चलते चलते आज के दिन बाल साहित्य की 38 किताबें छप चुकी हैं। व्यंग की 2 और लघु कथाओं की 4 और बाकी कुछ और कुल मिलाकर के 48 किताबें छप चुकी हैं। और कुछ लोग मानते हैं कि मैं लघु कथाकार हूँ, कुछ मानते हैं कि व्यंग्यकार हूँ, लेकिन ज़्यादा यही मानते हैं कि मैं बाल साहित्यकार हूँ। और मैं भी मानता हूँ कि मैं पहले बाल साहित्यकार हूँ, बाद में कुछ और यही कारण है कि मैं अपने प्रदेश राजस्थान का एकमात्र बाल साहित्यकार हूँ जिसे केंद्रीय साहित्य अकादमी से पुरस्कार मिला है हिंदी रचना पर। चलो, ये तो मैंने अपनी कहानी सुना दी, लेकिन आज आया तो हूँ आपको कहानियाँ सुनाने के लिए, आपको बाल साहित्य सुनाने के लिए, आपसे बाल साहित्य के बारे में बात करने के लिए। अक्सर एक प्रश्न पूछा जाता है कि बाल साहित्य कैसा होना चाहिए। अब क्या बताएं, जितनी कलम उतनी ही किस्म का बाल साहित्य सामने आ रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि बाल साहित्य केवल कविता में ही है, मेरे जैसे कहते हैं कि नहीं, सिर्फ कहानी में ही है। और कुछ हरफन मौला भी होते हैं जो हर विषय में लिख सकते हैं। यानी बाल साहित्य में कथा, कहानी, कविता के अलावा नाटक, जीवनी, यात्रा संस्मरण और कितनी ही विधाओं में साहित्य आने लगा है। और वो कहते हैं ये सब बाल साहित्य लिखने वाला ही असली बाल साहित्यकार होता है। तो बाकी हम जैसे क्या होंगे जिन्होंने ज़्यादा क्या सारी ही बाल कथाएँ ही लिखी है, हम बाल कथाकार होंगे, ये संज्ञा भी मंजूर है। खैर, बाल साहित्य की कहानियाँ कैसी होनी चाहिए? लोग कहते हैं पुरानी कहानियाँ नहीं होनी चाहिए।
लोक कथाएँ नहीं होनी चाहिए। मेरा भी यही मानना है कि लोक कथा को हम बच्चों को सुना तो सकते हैं, लेकिन ये कहकर सुनाना चाहिए कि ये लोक कथा है, ये हमने पहले बुज़ुर्गों से सुनी, उन्होंने अपने बुज़ुर्गों से सुनी। ये नहीं कि ये लोक कथा मैंने लिखी है। जैसा कि एक बार हुआ था, मेरी एक कहानी को एक महाशय ने ले लिया और अपने नाम से कहीं छपा दिया बाल साहित्य की में। तो मैंने कहा भी ये तो मेरी कहानी है। कहा नहीं, मैंने इसको लोक कथाओं की एक किताब में पढ़ा है और लोक कथाएँ किसी की नहीं होती, उन पर जो अपने नाम का ठप्पा लगा देता है उसी की हो जाती है। मैंने कहा भाई ये तो बड़ी गज़ब की बात है, मेरी कहानी लोक कथाओं की किताब में कैसे चलेगी? आप उस किताब का नाम बताइए, प्रकाशक का बताइए, मैं बात करता हूँ। मेरी ये कहानी तो नंदन में छप चुकी है मेरे नाम से। उसने कहा मैंने तो ये किताब अपने मित्र की दुकान पर देखी थी और मेरे मित्र ने वो किताब आगे बेच दी, उसे भी नहीं मालूम कहाँ से आई फिर कहाँ चली गई। मैंने कहा नहीं, ये गलत है, वो कहानी मेरी मौलिक रचना है और कोई लोक कथा नहीं है। मैं कोई भी लोक कथा बच्चों को मेरे नाम से सुनाने के पक्ष में नहीं हूँ। लोक कथा मुझे भी बहुत आती है, बहुत लोक कथाएँ, और मैं बच्चों को सुनाता भी हूँ, लेकिन ये नहीं कहता ये मैंने लिखी है। तो इसलिए मेरा कहने का है भी बाल साहित्य में लोक कथा, इतिहास कथा, सच्चे कथा पता नहीं कितनी होती है। राजा रानियों की कहानियाँ भी होती है। कैसी? जैसे कि पुराने ज़माने में चलती आ रही है। एक राजा था, उसने अपने पड़ोसी राजा पर हमला कर दिया और जीत गया। इस खुशी में सारा राज्य मग्न हो गया, लेकिन नहीं, एक राजा था, उसके इतनी रानियाँ थी, एक और ले आया। ये भी कोई बच्चों को सुनाने के लायक राजा रानी की कहानी नहीं है। तो राजा रानी की कहानी होनी चाहिए, लेकिन आज की ज़रूरत के संदर्भ में हम ये कहानी तो नहीं लिख सकते कि एक प्रधानमंत्री था, एक राष्ट्रपति था, उसने ये किया, उसने वो किया। हम तो यही लिखेंगे ना, एक राजा था, उसने ये किया। अब आप कहेंगे कि भी ऐसी क्या कहानी हो सकती है जिसका संदर्भ आज का हो सकती है। मैंने भी ऐसी कुछ कहानियाँ लिखी है जिसमें राजा का उपयोग किया है, राजा को एक पात्र माना है, लेकिन आज के संदर्भ में आज कौन सी शिक्षा होनी चाहिए आपके पास, वो शिक्षा मैंने उस कहानी में, वो सीख उस कहानी में दी है, और मैं आपको कहानी सुनाने की शुरुआत वहीं से करता हूँ। मेरी इस कहानी का शीर्षक है हीरा मिल गया। एक बार राजा अमृतराज सिंह के राज्य पर पड़ोसी राजा ने हमला कर दिया। उस समय अमृतराज सिंह ने मन्नत मांगी थी कि यदि युद्ध में मेरी विजय हुई तो मैं प्रत्येक माह की 15 तारीख को व्रत रखूँगा। मैं ही नहीं, मेरे राज्य के सभी निवासी व्रत रखेंगे। अमृतराज सिंह की सेना ने संख्या में कम होते हुए भी पड़ोसी हमलावर राजा की सेना को मार भगाया। विजय की खुशी में राजा ने आदेश दिया कि 10 वर्ष से बड़ी आयु का मेरे राज्य का प्रत्येक निवासी हर 15 तारीख को व्रत करेगा। उस दिन राज्य में बाहर से आने वाले भी व्रत करेंगे और खान पान की सभी दुकानें बंद रहेगी। कुछ लोग तो पहले से ही व्रत किया करते थे, पर जो व्रत नहीं करते थे उन्हें बड़ी कठिनाई हुई। पर राजाज्ञा की पालना में सभी व्रत करने लगे। राजा ने अपने कुछ जासूस भी छोड़ रखे थे जो लोगों पर नज़र रखते थे। एक दो बार 15 तारीख के दिन कुछ लोग छिपकर खाना खाते पकड़े भी गए, उन्हें दंडित किया गया। अब दंड के डर से सभी व्रत रखने लगे। एक माह की 15 तारीख को राजा अमृतराज सिंह अपने दरबार में थे। उस दिन उनके मंत्रियों, दरबारियों ने या नौकर चाकर ने, सभी ने व्रत रखा हुआ था। अचानक राज कर्मचारी एक गरीब परिवार को पकड़कर लाए।
उस परिवार को राजा के सामने पेश किया गया। एक राज कर्मचारी बोला, महाराज, यह परिवार आज के दिन लड्डू खाते हुए पकड़ा गया है। कुछ लड्डू तो ये लोग खा गए, पर कुछ बचे हुए लड्डू हम साथ ले आए हैं। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गए। इतने में एक दरबारी बोला, महाराज, लड्डुओं की महक और शक्ल बता रही है कि ये तोंदुमल हलवाई की दुकान के महंगे लड्डू हैं। इतने महंगे लड्डू खरीदने का दम इस फटेहाल परिवार में नहीं हो सकता। ज़रूर ये चुराए हुए लड्डू हैं। नहीं महाराज, हम चोर नहीं हैं, हम भी व्रत रखते हैं। इस बार मजबूरी हो गई। क्या मजबूरी हो गई? महाराज, मैं और मेरा परिवार गरीबी और बेरोज़गारी के कारण पिछले 3 दिन से भूखा था। 3 दिन से हमारे पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया। आज एक दानी युवक ने ये लड्डू हमें दे दिए तो हम अपनी भूख पर काबू नहीं रख सके। अपनी भूख मिटाने के लिए हमने आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। महाराज, हमें क्षमा कर दें। नहीं, आज के दिन व्रत न रखने के कारण तुम्हें दंड तो मिलेगा ही, उसे भी दंडित किया जाएगा जिसने आज के दिन तुम्हें लड्डू खाने को दिए। राज कर्मचारियों, उसे भी पकड़ कर लाओ जिसने। इतने में 2 और राज कर्मचारी एक युवक को पकड़कर दरबार में लाई। कहा, महाराज, ये हीरा लाल है, वही युवक है जिसने लड्डू दान में दिए थे। ये खुद तो व्रत करता है और इसने आज भी किया है, पर दूसरों का व्रत भंग करता है। महाराज ने युवक की ओर क्रोध से देखा तो वह बोला, हाँ महाराज, ये सत्य है कि मैंने आज व्रत किया है और इस गरीब और भूखे परिवार को लड्डू खाने के लिए दिए थे। महाराज, इसका कारण भी सुन लीजिए। मैं तोंदुमल हलवाई की दुकान पर लड्डू बनाने का काम करता हूँ। मैं रात दिन जाग कर लड्डू बनाता हूँ और अगले दिन तोंदुमल वे लड्डू लोगों को बेचता है। उस दुकान का नियम है कि वहाँ हमेशा ताज़ा लड्डू मिलते हैं, वहाँ बासी लड्डू बेचे नहीं जाते। 15 तारीख से एक दिन पहले लड्डुओं के लिए ज़्यादा सामग्री तैयार हो गई थी। यदि उस दिन लड्डू न बनाए जाते तो सामग्री खराब हो जाती और उसे फेंकना पड़ता। ये मालिक का नुकसान होता। इसलिए मैंने ज़रूरत से ज़्यादा लड्डू बना दिए। अगले दिन 15 तारीख होने के कारण दुकान बंद रखनी थी। अब ये लड्डू उसे अगले दिन बेचे जाते, तब तक ये एक दिन के बासी हो जाते। ये दुकान की छवि और प्रतिष्ठा के लिए घातक होता। यदि हम इस बात को छिपा लेते तो ये ग्राहकों के साथ धोखा होता। न किसी को नुकसान हो, न छवि खराब हो या धोखा हो। इसलिए मैंने हलवाई तोंदुमल से ये लड्डू मुझे मिलने वाली मजदूरी की राशि के बदले ले लिए, यह सोचकर कि अपने घर ले जाऊंगा और 16 तारीख को हम सब इन्हें खाएंगे। पर जब मैं ये लड्डू लेकर अपने घर जा रहा था तो देखा ये आदमी अपनी झोंपड़ी के आगे बैठा रो रहा है। पूछने पर इसने बताया कि उसका परिवार 3 दिन से भूखा है। मैंने सारे लड्डू खाने के लिए इसे दे दिए। महाराज, ऐसा करके मैंने कोई पाप नहीं किया है। व्रत तभी होता है जब भोजन होते हुए भी भोजन नहीं किया जाए। जो पहले से ही भूखा चला आ रहा है उसका किसी खास दिन भूखा रहना व्रत नहीं होता है। हाँ, मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर अपराध किया है, उसका दंड मुझे स्वीकार है। राजा ने अपने वृद्ध मंत्री की ओर देखा और कहा, मंत्रीवर, आप इस युवक और परिवार की सज़ा बताइए। मंत्री खड़े हुए और हाथ जोड़कर बोले, मैं कई बार निवेदन कर चुका हूँ कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। आप मुझे मंत्री पद की जिम्मेवारी से मुक्त कर देंगे। आपने इसके उत्तर में सदा एक ही बात कही है कि इस पद से मुक्ति तभी मिलेगी जब किसी योग्य का नाम इस पद के लिए बताऊं। आज मुझे एक योग्य नाम मिल गया है। महाराज, इस युवक हीरालाल में कर्तव्यपरायणता, वफादारी, समर्पण
और दीन दुखियों की सहायता करने के गुण मौजूद हैं। जो व्यक्ति अपने मालिक की दुकान की आर्थिक हानि न होने देने और दुकान की छवि खराब न होने देने के लिए अपने नुकसान की परवाह नहीं करता, जो भूखों के दुख को समझने की शक्ति रखता है, वह इसी भाव से राज्य की सेवा कर अपने को योग्यतम मंत्री सिद्ध कर सकता है। आप मुझे इस पद से मुक्त कर ये पद इस युवक हीरालाल को सौंप दें। ये अति उत्तम रहेगा। इस गरीब परिवार को क्षमा कर दें। राजा को ये सुझाव जंच गया। उन्होंने कहा, युवक, मैं तुम्हें नहीं महाराज नहीं, मैं जरा भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं लड्डू बनाने के अलावा कुछ नहीं जानता हूँ। आप किसी विद्वान को ही मंत्री बनाएं। हीरालाल, तुम्हारे आचरण ने आज तुम्हें सबसे बड़ा विद्वान सिद्ध कर दिया है। मुझे नहीं पता मंत्री को नियुक्ति कैसे दी जाती है। मैं राजा के राज तिलक की तरह आज तुम्हारे मस्तक पर मंत्री पद का तिलक लगाता हूँ। राजा हीरालाल के मस्तक पर कुमकुम का तिलक लगाया और घोषणा की, आज से हीरालाल इस राज्य का मंत्री है। उन्होंने पुराने मंत्री की प्रशंसा में भी कुछ वाक्य कहे। इसके बाद राजा ने दूसरी घोषणा की, आज से मैं किसी भी व्रत की अनिवार्यता खत्म करता हूँ। लोग अपने अपने विश्वास के अनुसार व्रत करें या नहीं करें। मंत्री हीरालाल, बताओ, व्रत न करने वालों को पकड़ने के लिए लगाए गए राज कर्मचारियों को क्या काम दिया जाए? महाराज, अब वे कर्मचारी ये देखेंगे कि भोजन के अभाव में कोई भी राज्य निवासी भूखा न सोए। अब से भूखे को भोजन देना और बेरोज़गार को काम देना महाराज की जिम्मेदारी होगी और इसे राज कर्मचारी पूरा करेंगे। नए मंत्री के इस उत्तर पर सभी दरबारियों ने जोरों से तालियां बजाई। राजा ने कहा, वाह, आज हीरालाल के रूप में मुझे हीरा मिल गया। मित्रों, है न राजा की कहानी। हो सकता है उस ज़माने में ऐसे राजा होते हों और न भी हों, लेकिन मैंने जो मंत्री के चयन का तरीका बताया है और मंत्री के वो गुण बताए हैं, वे सारे गुण आज के प्रधानमंत्री, आज के मंत्री, आज के मुख्यमंत्री, आज के शासकों में होना चाहिए। और ये बात हमें बचपन में ही बच्चों को बतानी चाहिए कि ज़रूर ऐसे मंत्री बनना। अगर बन सकते हो तो ज़रूरी नहीं कि इन गुणों के साथ आप मंत्री ही बने। आप साधारण से साधारण लड्डू बनाने वाले अनपढ़ हीरालाल बन करके भी दूसरों की सेवा कर सकते हैं, दूसरों का भला कर सकते हैं। तो अच्छी लगी होगी आपको ये सीख देने वाली कहानी, क्योंकि मेरी कहानियों की ये कमजोरी है कि उनमें 90% कहानियाँ सीख देने के लिए ही लिखता हूँ और किसी भी कहानी में कोई भी सीख सीधी नहीं बल्कि गुप्त रूप से छिपा करके पढ़ने वाले को लगे एक बार दो बार करे हमें भी ये सीखना चाहिए, न कि इसलिए कि बच्चों तुम ऐसे बनो। तो इसके अलावा जो मेरी कहानियों का एक प्रिय विषय रहा है वो है हास्य। अब आप ये कहेंगे कि हास्य तो दूसरों का मजाक उड़ा करके ही किया जा सकता है। जी नहीं, पता नहीं मेरी कितनी कहानियाँ हास्य की कहानियाँ हैं। उनके ऊपर शीर्षक भी मैं हास्य कहानी लिखता हूँ और उनका एक संग्रह बंदर की करतूत नाम से प्रकाशित भी हो चुका है। लेकिन किसी भी कहानी में किसी की हंसी नहीं उड़ाई गई, किसी का मखौल नहीं उड़ाया गया, बल्कि हास्य के चाशनी में सीख का रसगुल्ला है। अब आप ये कहेंगे कोई हास्य की कहानियाँ तो बहुत हैं, कुछ बड़ी हैं कुछ छोटी है। एक बिल्कुल छोटी कहानी है वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। हमारे धर जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हर रोज़ घूमने जाते हैं, ख़ास तौर पर
शाम के समय। किसी दिन तेज़ बरसात हो जाए तो वो बड़े मायूस हो जाते हैं कि अब तो मैं बाहर जा ही नहीं सकूँगा। उस दिन भी बारिश हुई थी, बहुत अच्छी बरसात होने के कारण सड़क पर जगह जगह पानी जमा हो गया, लेकिन धर जी ने इसकी परवाह नहीं की और घूमने के लिए निकल पड़े। पानी आया, वो पानी के बीच में से निकल गए, फिर पानी आया, बीच में से निकल गए, लेकिन एक जगह धड़ाम से गिर पड़े, क्योंकि सड़क पर वहाँ कुछ गहरा गड्ढा था और उसमें पानी भरा हुआ था। ये पता नहीं चल रहा था कि ये गड्ढा है या यूं ही सड़क पर पानी खड़ा है। खैर पूरे सरोबार हो गए, लथपथ हो गए और उसी हालत में चल करके नगर पालिका के कार्यालय में पहुंच गए और अधिकारी के सामने खड़े होकर बोले, आप मुझे देख रहे हो? कि जी हाँ, इस वक्त तो मैं आपको ही देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे हंसी आने वाली है। कि नहीं, हंसिए मत, ये आपकी वजह से हुआ। आपने सड़कों की अभी तक मरम्मत नहीं करवाई, उसकी वजह से सड़क पर जगह जगह गड्ढे हैं और पानी खड़ा है। मैं एक गड्ढे में गिर पड़ा। ओहो, ये तो हमें पता है कि सड़क टूटी फूटी है, उस पर गड्ढे भी हैं और हम उनको ठीक भी करवाना चाहते हैं धर जी, पर क्या करें, ये बरसात ही नहीं रुक रही है। जैसे ही बरसात का मौसम ख़त्म होगा, हम उस सड़क को एकदम बढ़िया बनवा देंगे। तब तक क्या होगा, लोग तो तब भी घूमेंगे उस पर। उसके लिए ऐसा है, बताओ आप क्या करें उसके लिए? हम वहाँ पर चौकीदार तो नहीं खड़े कर सकते, हर गड्ढे के पास चौकीदार तो आप नहीं खड़े कर सकते, लेकिन आप वहाँ पर एक बोर्ड पर लगा सकते हैं। उस पट्ट पर ये लिखा हुआ आना चाहिए कि सावधान, आगे गड्ढा है। हाँ, ये बात हमें मंजूर है, ये काम तो कल ही हो जाएगा। दूसरे दिन धर जी घूमने निकले। उन्होंने देखा सड़क के किनारे कुछ दूर दूर तक बोर्ड लगे हुए हैं। एक बोर्ड पर लिखा था, सावधान, आगे गड्ढा है। धर जी ने अपने पहने हुए कपड़े थोड़े ऊंचे कर लिए और उस पानी में से चलने लगे। देखा, अरे ये क्या, यहाँ तो 5 इंच पानी भी नहीं है। फिर आगे देखा एक जगह बोर्ड, वहाँ भी पानी, वहाँ भी कोई गड्ढा नहीं था, लेकिन पानी खड़ा था। करते 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 5 बोर्ड पार कर लिए उन्होंने। 5 जगह बोर्ड लगे थे कि यहाँ गड्ढा है, आगे सावधान, आगे गड्ढा है। धर जी निकल गए। अभी वो थोड़ा ही आगे गए थे कि उनको एक और बोर्ड दिखाई दिया। उन्होंने कहा, ज़रूर मेरे साथ मजाक किया गया है। जगह जगह बोर्ड लगा दिए गए, लेकिन गड्ढा कहीं नहीं आया। मैं इस बोर्ड को नहीं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगा। और उन्होंने अपनी आंखें ज़ोर से बंद कर ली और उस पानी में से चलने लगे। अभी वे पानी में से 2-4 कदम ही चले थे कि धड़ाम से गड्ढे में गिर पड़े। सारे भीग गए, खड़े हुए, मुंह पर छींटे लगे थे कीचड़ के और पानी के। उनको साफ़ किया और गड्ढे के ऊपर बोर्ड पर लिखा हुआ पढ़ा, यही वह गड्ढा है जिससे सावधान करने के लिए अब से पहले 5 बोर्ड लगाए गए हैं। अब क्या करते धर जी, किसी की कोई गलती नहीं। तो हंसी आई ना आपको, जिस इसको सुनाई सबसे आई। क्या सीखा आपने इससे? कुछ नहीं। बहुत से बच्चे बोले कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं सोच रहा था इसमें कुछ न कोई बात सीखने की मैंने डाली है, पर क्या है, इनके समझ में क्यों नहीं आई। अचानक एक बच्चा खड़ा हो गया और बोला, सर हमने ये सीखा है कि सड़क के किनारे सावधान करने के लिए जो बोर्ड लगाए जाते हैं वो ज़रूर पढ़ने चाहिए। जैसे आगे गड्ढा है, या आगे ख़तरनाक मोड़ है, या आगे सड़क बंद है, या आगे सड़क पर काम चल रहा है, हम ये पढ़ेंगे तो किसी न दुर्घटनाओं से बचते रहेंगे। मैंने कहा, धन्यवाद, यही सीख है जो मैंने हंसी के साथ तुम्हें दी है। फिर बच्चों ने कहा, जी अगले हास्य कथा सुनाओ जो हमें सीख दे सके। तो मैंने कहा, नहीं, अभी ठहर जाओ थोड़ी देर। ज़रूरी नहीं कि हर वक्त हास्य की चटनी ही आपके सामने रहे, आप कुछ और भी सीख सकते हैं।
बाकी बात ये है कि लोक कथाओं पर एक बार मैं फिर आता हूँ। मैं अच्छी तरह से मानता हूँ कि लोक कथाएँ बच्चों को आकर्षित करती हैं, लेकिन लोक कथाओं का फलक इतना विस्तृत होता है, इतना विस्तृत होता है कि सब लोक कथाएँ बच्चों के लिए नहीं होती है। ये सुनने वाले को पहले निर्णय करना चाहिए कि आप जो कहानी सुनाने जा रहे हैं, क्या वो बच्चों को सुनाने लायक हैं। जैसे मैं एक उदाहरण मात्र दे रहा हूँ, पूरी कहानी तो नहीं सुनाऊंगा। मैंने एक हिंदी की पत्रिका, सरकार की तरफ से निकलने वाली पत्रिका हिंदी की, उसमें ऊपर लिखा हुआ था बाल जगत, और नीचे एक लोक कथा थी। वो पढ़ी और अपना माथा ठोक लिया, भाई ये कहानी किधर से लोक कथा है। उस कहानी में ये था कि एक सेठानी जी अपने छज्जे पर बैठी थी और गली में आते हुए एक युवा सन्यासी को देखकर उस पर मोहित हो गई। उसे अपने घर में बुला लिया और फिर घटनाक्रम ऐसा हुआ कि उस सन्यासी को एक अंधेरे कमरे में बंद होना पड़ा, जिसमें छोटे कीड़े मकोड़े और वगैरह भी थे और गंदगी भी थी। और फिर कहा कि देखो, जो सन्यासी ने किया वो आपको नहीं करना चाहिए। मैं नहीं समझता कि ये एक बच्चों को सुनाने लायक कहानी है, जिस कहानी में दुष्कर्मी सन्यासी हो, दुष्चरित्र सेठानी दिखाई जा रही हो। हमें तो महिलाओं को माता, बहन, अध्यापिका, गुरु, कुछ न कुछ बाल कथाओं में वो दिखाना चाहिए, न कि वो उनके चरित्र पर टीका टिप्पणी करनी। इसलिए मैंने सोच लिया था उस दिन के बाद में कि मैं ऐसी ऐसी लोक कथाओं का विरोध करूंगा, और मैंने कई जगह किया भी है। लोक कथा होनी चाहिए, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसकी छँटाई करें कि ये बच्चों को सुनाने लायक है या नहीं है। पर ये कौन करे? ये हमारे माता पिता करें, दादा दादी, नाना नानी, अध्यापक, और भी कई बुजुर्ग हैं जो ये काम कर सकते हैं। तब आप क्या करेंगे? आप तो बाल साहित्यकार हैं, आप बाल कथाकार हैं। आप खुद लिखिए न कहानी, ऐसी लिखिए जिसमें बच्चों की रुचि जागृत हो और बच्चों को हम बता सकें कि भी आपने क्या किया है, क्या देखा है, क्या नहीं है। अब मैं एक आपको किताब दिखाता हूँ, जिसे केंद्रीय साहित्य अकादमी ने अपने सबसे बड़े पुरस्कार 2019 में इसको पुरस्कृत किया, और इस बाल कथा संग्रह का नाम है काचू की टोपी। अब लोग पूछते हैं कि ये काचू कौन है। मैंने कहा भाई आप किसी को भी मान लो काचू, लेकिन नाम इसलिए है कि ये एक पहाड़ी युवक है और सीधा साधा है। उसे नहीं पता कि नाम ऐसा होना चाहिए जिसका कोई अर्थ निकले। उसे माता पिता ने जो नाम दिया उसने वो स्वीकार कर लिया। असल कहानी उसके भोलेपन की है, और वो अपने भोलेपन के बारे में क्या कहता है ये आप देखना। मैं अब आपको वो कहानी सुनाने जा रहा हूँ और आपसे अनुमति लेकर थोड़ा सा पानी पी रहा हूँ। धन्यवाद। बाल कथा है काचू की टोपी। हर साल सर्दी आती है। सर्दी आते ही पहाड़ों पर ठंड बढ़ जाती है। काचू इस ठंड से उतना परेशान नहीं होता जितना सर्दी की वजह से काम धंधे बंद होने से। वह मेहनत मजदूरी करके गुजारा करने वाला इंसान है, इसलिए हर साल सर्दी के मौसम में पहाड़ पर स्थित अपना गांव छोड़कर मैदान में आ जाता है। वह मजदूरी कर अपना घर चलाने के लिए कमाई करता है। वैसे पहाड़ की एक जैसी ठंड की बजाय मैदान की कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी तीखी हवाएं उसे ज़्यादा परेशान करती हैं, पर मैदान में उसे काम मिल जाता है, इसलिए हर साल मैदान के गांव शहर में आता है। इस बार भी मैदान के लिए चला। चलते समय उसके पत्नी ने अपने हाथ से बुनी एक गरम टोपी
उसे दी। नई टोपी देखकर काचू बहुत खुश हुआ। काचू ने वह टोपी अपने थैले में रख ली। मैदान के शहर में आते आते वह बहुत थक गया था। उसका यहाँ कोई ठिकाना नहीं था। वह पार्क में सीमेंट के ठंडे बेंच पर बैठ गया। घर से लाया नाश्ता उसने अभी किया ही था कि उसे ठंड महसूस होने लगी। उसने थैले में से नई टोपी निकाली और अपने सिर पर पहन ली, जैसे जादू हो गया हो। काचू को ठंड लगना बंद हो गया। यह तो खूब गर्म है। उसने अभी सोचा ही था कि टोपी की गर्मी से उसे नींद आ गई। थका हुआ भी था। पता नहीं वह कितनी देर सोता रहा। उसकी आंख खुली तो उसे ठंड महसूस होने लगी। वह मन ही मन सोचने लगा कि क्या टोपी में इतनी ही देर के लिए गर्मी थी? मैंने एक ही बार में टोपी की सारी गर्मी खर्च कर दी। सोचते सोचते उसने अपने सिर पर हाथ रखा तो पाया कि वहाँ टोपी नहीं है। कहाँ गई? क्या हवा उड़ा ले गई? उसने अपने आसपास सब जगह देखा, टोपी कहीं दिखाई नहीं दी। लगता है जब मैं सो रहा था तब किसी ने मेरी टोपी को चुरा लिया। मुझे टोपी और चोर को ढूंढना चाहिए। पार्क काफ़ी बड़ा था। उसमें कई बेंच थे। सभी बेंचों पर कोई न कोई बैठा था। वह सभी को बड़े ध्यान से देख रहा था। अचानक उसने एक बेंच पर सोया हुआ एक आदमी देखा। उसके सिर पर वैसे ही टोपी थी। वैसे क्या, वही थी। काचू लड़ने झगड़ने में विश्वास नहीं करता था। वह सोचने लगा कि मेरी टोपी कैसे वापस लूँ। यदि मैं नींद से जगा दूंगा तो हो सकता है यह टोपी के साथ भाग जाए। यह चोर है, ये टोपी मेरी है। टोपी मेरे पास ही होनी चाहिए। जिस तरह इसने मेरे सोते समय मेरे सिर से टोपी उतार ली थी, क्यों न मैं भी उसी तरह अपनी टोपी ले लूं। वह काफ़ी देर सोचता रहा। फिर हिम्मत करके उस चोर को बिना जगाए उसने टोपी ले ली। टोपी लेकर वह जल्दी से अपने पहले वाले बेंच पर आ बैठा। ठंड से बचने के लिए उसने टोपी अपने सिर पर पहन ली। ये क्या, टोपी वही है, फिर भी गर्मी क्यों नहीं दे रही है? वह कुछ देर परेशान होता रहा। फिर उसने सोचा, हो न हो टोपी से गर्मी न मिलने का एक ही कारण है। मैंने इसे उस आदमी के सिर से उसे बिना बताए लिया है। यह चोरी की है। मुझे यह टोपी उसे वापस कर देनी चाहिए, उससे मांग कर लेनी चाहिए। टोपी वापस करने के लिए वह फिर उस बेंच के पास आया, लेकिन अब उस बेंच पर कोई नहीं बैठा था। उसने पार्क के सभी बेंचों को देखना शुरू किया। वहाँ घूम रहे लोगों को देखा, पर वह आदमी उसे कहीं नहीं मिला। वह परेशान हो गया। उसे याद आया, किसी ने बताया था कि यदि कोई समस्या हो या शिकायत हो तो थाने में जाकर कहना चाहिए। इससे पहले वह कभी किसी थाने में नहीं गया था। ढूंढते ढूंढते वह एक थाने में चला ही गया। वहाँ एक थानेदार बैठे थे। उन्होंने काचू को देखकर कहा, क्या है, समस्या या शिकायत? दोनों है साहब, काचू ने डरते हुए कहा। बहुत अच्छा, कई दिन हो गए हमें खाली बैठे। जल्दी बताओ क्या मामला है, अभी हल करता हूँ, थानेदार ने कहा। काचू ने बताया, साहब मैं अपनी बीवी की दी हुई टोपी सिर पर पहनकर पार्क के एक बेंच पर सोया हुआ था। किसी ने उसे चुरा लिया। मैंने पार्क में तलाश की तो एक जगह वही टोपी लगाए वह चोर सो रहा था। मैंने उसको बिना बताए उसके सिर से टोपी उतार ली। साहब, पहले उसने मेरी टोपी चुराई, फिर मैंने उसे वापस चुरा लिया। फिर समस्या या शिकायत क्या है? तुम्हारी टोपी वापस तुम्हारे पास आ ही गई है। साहब, ये मेरे पास चोरी से आई है। मेरी ही सही, पर है तो चोरी की।
थानेदार ने आश्चर्य से काचू को देखा, फिर पूछा, जब तुम इस तरह की ईमानदारी या सच्चाई की बात करते हो तो लोग तुम्हें बुद्धू या बावला नहीं कहते? काचू को ध्यान आया, हाँ कहते हैं। जब वह इस तरह की बात करता है तो उसे बहुत कुछ कहते हैं, समझदार कोई नहीं कहता। तो क्या समझदार कहलाने के लिए झूठा और बेईमान बनना पड़ता है? नहीं नहीं, मुझे नहीं बनना ऐसा समझदार। क्या सोच रहे हो? थानेदार ने टोका तो वह सोच की दुनिया से बाहर आया। बोला, साहब मैं चाहता हूँ कि मेरे द्वारा चोरी की गई ये टोपी आप थाने में जमा कर लें। इस चोरी की मुझे सज़ा भी देवें और मेरी टोपी जो चोरी हो गई थी उसे तलाश कर मुझे दें। थानेदार को हंसी आ गई। पहले ऐसा कोई मामला थाने में नहीं आया था। थानेदार ने अपनी मूँछों पर ताव देते हुए रोबीली आवाज़ में कहा, चोरी की टोपी रखते हो? इसे तुरंत थाने में जमा कराओ। काचू ने तेज़ी से वह टोपी थानेदार की मेज़ पर रख दी। थानेदार ने टोपी को उलट पुलट कर देखा और फिर कहा, काचू ये लो तुम्हारी टोपी मिल गई है, तुम इसे ले जा सकते हो। काचू के चेहरे पर खुशी झलक आई। उसने टोपी ली और उसे अपने सिर पर पहन ली। यह क्या? टोपी में पहले वाली गर्मी मौजूद थी। उसे नींद सी आने लगी तो वह एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। काचू बोला, साहब आपने मेरी टोपी तलाश की, इसके लिए धन्यवाद, पर मैंने चोरी भी की थी, उसकी सज़ा भी दीजिए। थानेदार को भी इस खेल में मज़ा आने लगा। उसने कहा, तुम्हारी सज़ा यही है कि तुम टोपी पहनकर। पर सज़ा की पूरी बात सुनने से पहले ही काचू को नींद आ गई। काफ़ी देर बाद उसकी आंख खुली। उसने देखा थानेदार और कुछ सिपाही उसकी बात करके हंस रहे हैं। उसने थानेदार से कहा, साहब सज़ा की बात सुनने से पहले ही मुझे नींद आ गई थी, आपने मुझे क्या सज़ा दी थी? हंसते हुए थानेदार बोले, तुमने सज़ा पूरी कर ली है। मैंने तुम्हें टोपी पहनकर 2 घंटे सोने की सज़ा दी थी। नहीं साहब नहीं, मैंने सज़ा के रूप में नींद नहीं ली थी, मुझे तो यूं ही नींद आ गई थी। आपने जो सज़ा दी थी उसे पूरी करने के लिए मैं अब सो रहा। काचू फिर सो गया। उसे सोते देख थानेदार और सिपाही फिर हंस पड़े। काचू को क्या, उसकी टोपी में बीवी के प्यार, सच्चाई और ईमानदारी की गर्मी थी, उसे यही चाहिए। 2 घंटे बाद काचू अपने आप जाग गया था या थानेदार ने उसे जगाया था, ये हमें नहीं मालूम। देखा आपने, काचू जैसे लोग हर हालत में ईमानदार रहना चाहती हैं, चाहे कोई उन्हें बुद्धू माने, बावला माने, या इसके लिए उन्हें सज़ा भुगतनी पड़े, रहेंगे ईमानदार। पर हम समझदार, बुद्धिजीवी, विद्वान या कुछ और कहलाने के लिए तिकड़म भिड़ाते रहते हैं। हम बड़े लेकिन बच्चे नहीं, इसीलिए मैंने कहानी बच्चों को दिखाई है। जैसा कि नीरू सिंह जी ने कहा, सच्चाई हमेशा ही बेवकूफ़ दिखाती है। जी नहीं, सच्चाई की कदर करने वाले भी बहुत हैं। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि भोले लोग जल्दी से बेईमान नहीं होते। अभी भी कुछ टाइम है, इसलिए मैं आपको एक कहानी और सुनाना चाहूँगा। ये कहानी भी मेरी इसी पुस्तक में है जो केंद्रीय साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हो चुकी है। और ये कहानी है ताकत और कमज़ोर की, यानी शेर और चिड़िया की दोस्ती। देखा, शेर से ज़्यादा ताकतवर इंसान, ताकतवर जानवर, इंसान नहीं जानवर, जंगल में कोई नहीं होता। और चिड़िया से छोटा और कमज़ोर पक्षी क्या होगा। और उन दोनों में भी दोस्ती, और वो भी शेर ने मजबूर होकर के की। देखिए, उस जंगल में शेर की गुफा थी, उसके पास ही पेड़ पर चिड़िया का घोंसला।
शेर और चिड़िया दोनों पड़ोसी, दोनों सुबह सुबह अपने काम पर निकल जाते। एक दिन शेर कुछ जल्दी वापस आ गया। उसने देखा पेड़ पर बहुत सी चिड़िया बैठी आपस में ची ची यानी बातें कर रही है। उसे ये अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, तुम चिड़िया सारा दिन ची ची करते रहती हो, इससे दूसरे जानवरों को परेशानी होती है, तुम इतना क्यों बोलती हो? वाह, हम तो बोलती ही हैं, जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक सुनाई नहीं देता। तुम दहाड़ते रहते हो, तुम्हारी दहाड़ से जंगल में भूचाल सा आ जाता है, सारे जानवर डर कर परेशान होकर इधर उधर भागने लगते हैं। मैं जंगल का राजा हूँ, मैं ताकतवर हूँ, दूसरे जानवरों को डरा कर रखना मेरा काम है। अपने को राजा कहते हो और डराते भी हो। ताकत का ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। ताकत का इस्तेमाल हमेशा दूसरों का भला करने में करना चाहिए। चिड़िया के बच्ची मुझे उपदेश देती है, तेरी चींची बंद कर, वरना क्या कर लोगे? मेरे घर तक आकर दिखाओ, मैं तो कई बार उड़ते उड़ते तुम्हारी गुफा में गई हूँ। शेर पेड़ की ऊंची डाली पर बने घोंसले तक नहीं जा सकता था। वह गुस्से में दहाड़ता अपनी गुफा में चला गया। अगले दिन सुबह सुबह ही शेर चिड़िया की तरफ गुस्से से देखता हुआ अपने काम पर चला गया। चिड़िया अपनी मस्ती में उड़ती रही और दूर चली गई। अचानक तेज़ तूफान आ गया। तूफान इतना तेज़ था कि न केवल चिड़िया का घोंसला उड़ गया, बल्कि कई पेड़ भी उखड़ गए। 2 पेड़ इस तरह गिरे कि शेर की गुफा का मुंह बंद हो गया। तूफान के रुकते ही चिड़िया अपना घर संभालने आ गई। उसने देखा न केवल उसका घर उजड़ गया, बल्कि पेड़ भी उखड़ गया। यह देखकर वह अफसोस करने नहीं बैठी, बल्कि इधर उधर से तिनके इकट्ठे कर पास के दूसरे पेड़ पर घोंसला बनाने में जुट गई। इतने में वहाँ शेर भी आ गया। उसने चिड़िया को नया घोंसला बनाते देखकर कहा, न केवल मैं, बल्कि मेरा घर भी ताकतवर है, वह ऐसे तूफानों में उड़ता नहीं है। चिड़िया ने कहा, देखना, अभी थोड़ी देर में मेरा नया घर बन जाता है, फिर तुमसे बात करूँगी। हम लोग काम करने वाले होते हैं, बातों में समय नष्ट नहीं करते। चिड़िया का नया घोंसला बन गया। उसने देखा शेर परेशानी में घूम रहा है। क्या हुआ? क्या तुम्हारी गुफा भी तूफान में उड़ गई? नहीं, पर 2 पेड़ टूटकर वहाँ ऐसे गिरे हैं कि गुफा में जाने का दरवाज़ा बंद हो गया। चिड़िया उड़कर वहाँ गई। थोड़ी सी जगह थी, चिड़िया तो उसमें से गुफा में घुस गई। बाहर आकर बोली, भीतर तो सब कुछ ठीक है, तुम तो बहुत ताकत वाले हो, पेड़ हटाकर भीतर चले जाओ। लगता है थोड़ी देर में बरसात आएगी, तूफान भी आ सकता है, लेकिन मैं उन पेड़ों को वहाँ से नहीं हटा सकता। क्यों? तुम्हें तो बड़ा घमंड है ना अपनी ताकत का। मुझे देखो, मेरा घर तो टूट कर उड़ गया, फिर भी मैंने अपना नया घर बना लिया। तुम्हारा घर तो सही सलामत है, फिर भी तुम उसका दरवाज़ा नहीं खोल सकते। चिड़िया की बात पर शेर को गुस्सा नहीं, थोड़ी शर्म आई। बोला, तुम ठीक कहती हो, जानवरों को डराने मारने वाली ताकत आज किसी काम नहीं आ रही है। तुम ही बताओ, ये दरवाज़ा कैसे खुलेगा? चिड़िया जिद्दी नहीं थी, समझदार थी। मुसीबत में फंसे शेर की मदद के लिए वह तैयार हो गई। बोली, ताकत का घमंड किए बिना हाथी के पास जाओ, उसे दोस्त के रूप में कहना कि वह पेड़ हटा दे। जंगल में यह काम हाथी ही कर सकता है। यही हुआ। 2 हाथियों ने मिलकर उन पेड़ों को उठाकर दूर फेंक दिया। शेर आराम से अपनी गुफा में चला गया। तत्काल वापस आया और हाथियों को धन्यवाद कहा। फिर चिड़िया से बोला, आज से हम दोनों अच्छे पड़ोसी और अच्छे दोस्त। रात को यदि तूफान आए तो तुरंत मेरी गुफा में चले आना, अब वह भी तुम्हारा घर है। चिड़िया ने जवाब में ज़ोरों से चींची ही किया। आज शेर को चिड़िया की चींची बुरी नहीं लग रही थी।
देखा, ताकत को एक दिन शराफत के सामने झुकना पड़ा। आपके पास ताकत है, उसका इस्तेमाल दूसरों का भला करने के लिए करिए, चाहे शेर चिड़िया की कहानी हो या ऊंट हाथी की, राजा की हो या स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे की। मेरी कहानियों में ये शिक्षा होगी ही, और होगी इस तरह कि थोड़ा छिपी हुई लगे, सीधी न लगे। हो सकता है आपको पसंद आई हो कहानियाँ, और मुझे तो जो जो कहानियाँ मेरी अच्छी लग रही है वो लगभग मैंने आपको सुना दी। अब क्योंकि प्रोग्राम के समय में 7 मिनट बचे हैं, इसलिए 7 मिनट हम बातचीत करके ही निकाल देते हैं। और वो बात यह है कि मैं व्यंग्यकार भी हूँ और बाल साहित्यकार भी, लेकिन मैंने व्यंग में जहाँ किसी भी पक्ष को नहीं छोड़ा है, उसके लिए तीखी बात कहने में, उस पर तंज कसने में, वहीं मैंने इस बात का हमेशा ध्यान रखा है कि उनमें से कोई भी बात बाल साहित्य में न जाए। और मैं आज तक सफल भी हुआ हूँ कि किसी भी बाल कथा में कभी मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जो दूसरों का मजाक उड़ाती हो, बल्कि दूसरों से क्या भला करने की ही आदत हर बच्चे में होनी चाहिए। चोरी चकारी की आदत नहीं होनी चाहिए। और मैं ऐसी ही कहानियाँ लिखता रहूँगा, आगे भी चलती रहेगी। हाँ, कहानी कुछ नाटक भी लिखे हैं मैंने, और एक नया बाल दिवस नाम से नाटक संग्रह छपा भी है, लेकिन उन नाटकों में भी यही बात है। और सारे के सारे नाटक आज के संदर्भ में हैं, चाहे उनके पात्र राजा रानी हों, चाहे उनके पात्र कोई ऋषि मुनि हों, लेकिन सबका संदर्भ आज का ही है और यही होना चाहिए। हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जिसमें अनेक धर्म हैं, अनेक संस्कृतियां हैं, अनेक भाषाएं हैं, और इन सब में समन्वय और सामंजस्य ही हमारी सफलता है और हर नागरिक की सफलता है। और हमें हमेशा इसके लिए प्रयास करना चाहिए, और अगली पीढ़ी के लिए हमें यही सीख छोड़नी चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ, मैं तो यही करता रहूँगा। आज आपने मुझे सुना, आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और इस सब के लिए मैं एक बार फिर डॉक्टर मुल्ला आदम अली जी का धन्यवाद करता हूँ, और आपको भी धन्यवाद। और सुनकर कहानियाँ सुनते वक्त बहुत से लोगों ने, जैसे रोचिका जी ने, नीरू जी ने, अशोक श्रीवास्तव जी ने, और ने भी कईयों ने टिप्पणियाँ की। मैं उनका साथ साथ जवाब नहीं दे सका, लेकिन अब सबको, जिसने भी मुझे सुना, जिसने भी टिप्पणी की, जिसने भी तारीफ़ की, जिसको भी थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा, उन सबको हार्दिक धन्यवाद। आशा करता हूँ फिर कभी आपसे मुलाकात होगी, ज़रूर होगी। हिंदी प्रेमी हूँ, बाल साहित्यकार हूँ, इसलिए धन्यवाद।